हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है वो है टाइप ऑफ जनरेटर के बारे में, यानी जनरेटर का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है और उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और इनके जो भागों का जो डिवाइडेशन है वो किन के आधार पे किया जाता है वो आज अपने पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आता है प्राइम मूवर के आधार पे, प्राइम मूवर के आधार पे डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। और दूसरा जो टाइप आता है वो आता है चुंबक के आधार पे। यहां तक सभी को समझ में आ गया। डीसी जनरेटर होता है वो दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राइम मूवर के आधार पे और चुंबक के आधार पे। प्राइम मूवर के आधार से देखा जाए कि फैराडे का जो नियम क्या था, कि फैराडे का जो नियम कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक को घुमाया जाता है तो चालक घूमने के कारण क्या करता है कि चुंबकीय बरेखाओं का छेदन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक ईएमएफ क्या होता है उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं कि घुमाने का जो जरिया है उनके आधार पर जनरेटरों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यानी प्राइम मूवर का मतलब होता है कि जनरेटर को क्या करना है, घुमाना है, यानी रोटेट करना है। चाहे आप हाथ से करो चाहे आप किसी भी सहायता से करो, यानी चालक क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। और घूमेगा तो चालक को क्या होगा, चुंबकीय बलेखाओं का छेदन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो प्राइम मूवर के आधार पर जो जनरेटर होते हैं वो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है कि वाष्प टरबाइन। ठीक है, वाष्प टरबाइन का मतलब होता है कि आपने थर्मल पावर प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है, फिर पानी गर्म किया जाता है और पानी गर्म होने से कारण क्या होता है कि वो ऊष्मा यानी भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उस भाप का जो स्टीम का जो प्रेशर होता है वो पंखुड़ियों पे घुमाया जाता है, पंखुड़ी पे डाला जाता है और जिससे क्या होता है कि जो ताड़ियाँ होती है वो रोटेट करने लगती है और जो रोटेट करती है उनकी जो शाफ्ट होती है वो प्राइम मूवर की सहायता से क्या होता है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर से जुड़ी होती है। और जैसे जैसे वो ताड़ी रोटेट करती है जिससे शाफ्ट भी क्या घूर्णन गति करना स्टार्ट कर देती है और उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे आर्मेचर घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है वाष्प टरबाइन द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं कि डीजल इंजन द्वारा। डीजल इंजन आप लोग देखते हो कि इमरजेंसी लाइट के लिए, शादी विवाह या फिर कोई भी ओकेजन होता है वहाँ पर क्या होता है कि डीसी जनरेटर का उपयोग में लाया जाता है। या फिर अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार का जनरेटर होता है जो क्या करता है कि इमरजेंसी के अंदर लाइट क्या करता है, देता है अपने को जब लाइट के चले जाने के बाद। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक इंजन होता है जो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी उसमें फ्यूल डाला और उसको स्टार्ट किया तो वो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कहने का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगी, प्राइम मूवर क्या करेगा, कोई घुमाएगा और उसके साथ में जुड़ा होता है आर्मेचर और आर्मेचर भी क्या करने लगेगा, घूर्णन गति करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, चुंबकीय बलेखाओं का छेदन होगा। तो यह है दूसरा टाइप। उसके बाद बात करते हैं कि जल टरबाइन। जल टरबाइन का मतलब होता है कि जो बांध होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है और उसके जस्ट एक नीचे की साइड क्या होता है, ताड़ी लगा दी जाती है। जैसे पानी को गिराया जाता है उन ताड़ियों पर तो ताड़ी क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है और जिसके कारण जो शाफ्ट होती है वो आर्मेचर से सीधा ही जुड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि आर्मेचर घूर्णन गति करना लग जाता है और जिससे क्या होगा, चुंबकीय बलेखाओं का छेदन होगा और वहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। यानी प्राइम मूवर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, वाष्प वाला, डीजल और जल द्वारा। ठीक है, ये तीनों आप समझ में आया। अब बात करते हैं, ये तो किसके थे, प्राइम मूवर के आधार पे। अब बात करते हैं कि चुंबक के आधार पे क्या होता है, जनरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। चुंबक भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो स्थायी चुंबक होती है और एक क्या होती है, अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और एक अस्थायी, या इसे कहते हैं अपने विद्युत चुंबक। ठीक है,
यानी स्थायी चुंबक का मतलब है कि यहाँ पर बात हो रही है चुंबक के द्वारा, अगर बात हो रही है तो यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, फील्ड के बारे में, फील्ड पोल, फील्ड पोल के बारे में बोला। यहाँ पर तो क्या था कि घूर्णन गति, यानी आपको प्राइम मूवर से घुमाना है, चाहे आप कैसे ही घुमाओ। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कि फील्ड के बारे में बता रहा है कि आपको फील्ड किस टाइप की होनी चाहिए, या तो परमानेंट लो या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट, यानी दो टाइप की होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबक, स्थायी चुंबक के बारे में। यहाँ पर स्थायी चुंबक क्या होता है कि इसके जो जनरेटर होते हैं, इनके जो फील्ड वाइंडिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट पोल लगाए जाते हैं। यानी एक यहाँ पर एन पोल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एस पोल आ गया, ठीक है। और उसके बाद बीच के अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर होता है जो क्या है, लगा दिया जाता है और जो घूर्णन गति करता है। और उसके करने से क्या होगा कि ईएमएफ की बल रेखाओं में छेदन होगा और यहाँ पर अपने क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। यानी जो पोल्स होते हैं ये क्या है, पोल्स लगाए गए, ये कौन से है, परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक के लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का यहाँ पर मतलब होता है कि विद्युत चुंबक का लगाया जाता है जब तक आप सप्लाई दोगे उस कॉइल को, यानी फील्ड पोलों के आप जब तक सप्लाई दोगे तब तक क्या बनाएंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अगर सप्लाई का मान कम होते ही या फिर शून्य होते ही चुंबकीय क्षेत्र का मान में क्या होता है, कमी आ जाती है, यानी तब तक ये काम करेंगे। यानी अगर सप्लाई है तो काम करेगा, सप्लाई नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो इनके जो टाइप देखते हैं वो होते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पृथक उत्तेजित और एक होता है स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित और एक होता है स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित का मतलब, पृथक का मतलब है कि आप विद्युत चुंबक यानी जो फील्ड पोल होते हैं उनको आप अगर सप्लाई दे रहे हो तो बाहरी किसी सर्किट से दिया जाता है, यानी बाहरी कोई डीसी सोर्स से दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि एक फील्ड पोल बना दिया मैंने और यहाँ पर एक और फील्ड पोल, 2 पोल बना दी, इसके बीच में आर्मेचर रख दिया गया है और इनको मैं बाहरी सोर्स से क्या दे रहा हूँ, एक डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। जो फील्ड पोल है इनको क्या दी जा रही है, डीसी सप्लाई दी जा रही है। और ये क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो जाता है पृथक उत्तेजित। यानी किसी जनरेटर अपने पास पड़ा है और फील्ड पोल भी है, उन फील्ड पोलों को क्या होता है कि किसी बाहरी सोर्स से यानी डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पृथक उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ का मतलब होता है कि ये जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी जो इसका जो सिद्धांत लगता है वो क्या लगता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी अगर जनरेटर के जो फील्ड पोल है उनमें अगर विशिष्ट अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो ये जनरेटर काम करेंगे, वरना ये जनरेटर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर पृथक उत्तेजित के अंदर क्या होता है कि कोई भी अवशिष्ट चुंबकत्व की यूज नहीं आता है, क्योंकि इसे बाहर से क्या होता है कि डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। और स्व उत्तेजित के अंदर क्या होता है कि खुद के अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या होता है कि जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और जो वोल्टेज उत्पन्न हुई है वो वापस रिकवरी होकर फील्ड में जाती है। स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण 3 से 6 वोल्ट क्या होती है, जनरेट होती है और वही 3 से 6 वोल्ट वापस रिटर्न करके घूम के फील्ड पोलों में जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। और उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा ईएमएफ, तो फिर वो रिकवर होगा, वापस आएगा फील्ड में। तब तक जाता रहेगा जब तक क्या होता है कि पोल संतृप्त सैचुरेशन पॉइंट पे न हो जाए। और जैसे ही पोल सैचुरेशन पॉइंट पे होंगे तो जनरेटर होगा वो पूरा का पूरा ईएमएफ का निर्माण करने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि जनरेटर एक जो ईएमएफ अपना जो निर्माण किया गया वो क्या करता है कि लोड को देना स्टार्ट कर देगा। ये होता है अवशिष्ट चुंबकों के द्वारा कार्य करता है और ये अवशिष्ट चुंबकत्व के न होते हुए कार्य करता है। ये तो यही हो जाता है कंप्लीट। स्व उत्तेजित को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है एक होता है सीरीज जनरेटर, सीरीज जनित्र। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर जो आता है वो आता है संट जनित्र, ठीक है। उसके बाद में आता है कंपाउंड, कंपाउंड जनित्र।
ठीक है, यानी स्व उत्तेजित के आधार पर जनरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग आता है सीरीज जनरेटर, उसके बाद में शंट जनरेटर और उसके बाद में कंपाउंड जनरेटर। ये जो टाइप होते हैं ये होते हैं फील्ड वाइंडिंग यानी क्षेत्र कुंडलियों के आधार पर। आपसे टाइप पूछा जाएगा कि स्व उत्तेजित जो जनरेटर होता है वो किन के टाइप के आधार पे होता है, तो वो होता है क्षेत्र कुंडलीय यानी जो फील्ड की जो कॉइल यानी जो वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर के अंदर उनके आधार पे यानी फील्ड वाइंडिंग के आधार पे इनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सीरीज यानी शंट और कंपाउंड, इन जनरेटरों की मैं क्लास अलग अलग बनाऊंगा। सीरीज जनरेटर की एक क्लास होगी, शंट की एक और कंपाउंड की क्या होगी, अलग अलग क्लासें होगी। तो इनके बारे में मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। उसके बाद में बात करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाता है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कंपाउंड जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो फ्लक्स के आधार पर, एक वाइंडिंग के आधार पर। ठीक है, तो 2 टाइप कौन से हैं, एक तो कंपाउंड जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है फ्लक्स के आधार पर, एक होता है वाइंडिंग के आधार पर। फ्लक्स के आधार पर जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये भी कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, यानी कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो गया। उसके बाद वाइंडिंग के आधार पे भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये जो टाइप है वो है कि वाइंडिंग के आधार पे 2 टाइप का, यानी लॉन्ग शंट और उसके बाद में आएगा शॉर्ट शंट। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, ये होते हैं कंप्लीट अपने, यानी जो जनरेटर होता है मेन जो डीसी जनरेटर वो 2 टाइप होता है, प्राइम मूवर के आधार पे और चुंबक के आधार पे। प्राइम मूवर के आधार पे यानी उसको घुमाने की बात हो रही है आर्मेचर को, तो 2 टाइप का होता है कि 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो डीजल इंजन द्वारा, एक जल टरबाइन द्वारा, एक क्या होता है वाष्प टरबाइन द्वारा। यानी इनको घुमाने की जो प्रक्रिया है कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, उसके चुंबक के आधार पर 2 टाइप के होता है, एक तो स्थायी चुंबक होता है और एक क्या होता है विद्युत चुंबक यानी अस्थायी चुंबक वाला। स्थायी चुंबक यानी उसमें फील्ड पोल क्या लगे होंगे, परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं, और अस्थायी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज किए जाते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, ये होते हैं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। कितना होता है, 2 टाइप का होता है, स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। स्व उत्तेजित क्या होता है कि जिसे फील्ड को जो सप्लाई दी गई वो खुद से क्या करता है कि जनरेट करता है वोल्टेज, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा क्या करता है जनरेट करता है। उसके बाद में पृथक उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उनको जो सप्लाई दी जाती है वो बाहर से दी जाती है। अब बात करते हैं कि स्व उत्तेजित होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज होता है, एक शंट होता है और एक क्या होता है कंपाउंड होता है। और कंपाउंड के अंदर 2 टाइप आते हैं, एक तो वाइंडिंग के आधार पर, एक होता है फ्लक्स के आधार पर। फ्लक्स के आधार पर कितना होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो हो गया कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। और वाइंडिंग के आधार पर कितने होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ जनरेटर के बारे में सभी को पता चला कि जो इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है और इनका क्या क्या रूल है। ये अपने जो क्लासें मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, तो ये मैं सभी का विवरण आपको बताऊंगा कि कौन सा जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, और इसके अंदर जो ईएमएफ होता है वो इक्वेशन क्या होती है, ये चीज़ें सारी बताऊंगा। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी सीरीज जनरेटर के बारे में, यानी सीरीज जनरेटर, उसके बाद में शंट होगा, उसके बाद में कंपाउंड। तो उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पृथक उत्तेजित या फिर स्व उत्तेजित के बारे में, तो बने रहे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ठीक है, प्राइम मूवर के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मूवर यानी अलग अलग टाइप होता है जनरेटर का घुमाने का, और उसके बाद में फील्ड के आधार पे आ जाते हैं। यानी जनरेटर का जो मेनली जो वर्गीकरण देखा जाए वो 2 टाइप से होता है, एक तो फील्ड के आधार पर, एक क्या आता है प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं कि जो जनरेटर है वो पढ़ते हैं अपने
सबसे पहले प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर का आधार पर अपने वर्गीकरण कर लिया था कि 3 टाइप का होता है, आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली तो बात है नहीं, ठीक है, यानी घुमाने की बात हो रही है। अब सीधे ही बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट पर, चुंबक के आधार पर। चुंबक के आधार पर बताया जाता है कि जो पहला जो टाइप आता है वो होता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जनरेटर। स्थायी चुंबक जनरेटर क्या होता है कि एक इस प्रकार का जनरेटर होगा जिसके जो फील्ड वाइंडिंग होगी वहां पर क्या होता है कि परमानेंट पोल लगाए जाते हैं। परमानेंट पोल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फील्ड पोल होंगे यहाँ पर क्या होगा, स्थायी चुंबक यूज़ की जाती है। एक एन पोल और एक क्या होता है, एस पोल यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार से जो जनरेटर का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं डायनमो। तो ये क्या कहलाएगा, डायनमो। डायनमो क्यों कहलाएगा, क्योंकि डायनमो के जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, एक परमानेंट पोल होते हैं, यानी स्थायी चुंबक का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि स्थायी चुंबक का यूज़ किस प्रकार के जनरेटर में किया जाता है, तो आप बताओगे डायनमो के अंदर, ठीक है। और इसके जो कुछ गुण है और कुछ अवगुण भी है। अवगुण क्या है वो बताता हूँ कि ये जो जनरेटर होता है एक सीमित वोल्टेज ही उत्पादन कर सकता है, ज़्यादा वोल्टेज उत्पादन नहीं कर सकता। क्योंकि उदाहरण के हिसाब से देखा जाए कि फील्ड, ये जो परमानेंट मैग्नेट है, मान लेते हैं कि 100 वेबर का क्या बना रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स बना रहे हैं, और 100 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स होगा जिससे मान लेते हैं कि 240 वोल्टेज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनको यूज़ करते रहेंगे या फिर अपने वोल्टेज का निर्माण कराते रहेंगे, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि इनकी जो 100 वेबर का जो फ्लक्स है वो 100 वेबर न रहकर कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, घटता जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो अधिक से अधिक वोल्टेज का उत्पादन नहीं कर सकते और इनका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या होता है, धीरे धीरे समय के अनुसार घट जाता है। और उसके बाद बात करते हैं कि जनरेटर जब लोड के साथ चलाया जाता है तो तापमान के कारण या फिर समय के साथ क्या होता है कि इनका जो फ्लक्स का मान या फिर चुंबकीय बलरेखाओं का मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट है कि इस जनरेटर की जो वोल्टेज होती है जो वो हमेशा एक घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। घूर्णन गति पर डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि किसी भी जनरेटर की जो वोल्टेज होती है वो 2 भागों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है फील्ड फ्लक्स पर और एक होता है रोटेशन पर। फील्ड फ्लक्स का मतलब क्या है कि जनरेटर को चुंबकीय क्षेत्र अगर विद्युत चुंबक लगाई गई है तो अपने उसके विद्युत चुंबक से यानी उसका फ्लक्स के मान को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि इनको जो फिक्स होता है, यहाँ पर कोई विद्युत चुंबक नहीं है, पर क्या परमानेंट मैग्नेट लगाई गई है और यहाँ पर इनके जो पोलों की जो स्ट्रेंथ है उनको अपने बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम है नहीं होता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र 100 फ्लक्स वेबर का फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हैं तो वह भी क्या करेंगे, 100 वेबर का फ्लक्स करेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस प्रकार के पोल है, ये परमानेंट पोल यूज़ में लाए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ये तो पोल वाला फिक्स हो गया। अब बचा कौन सा, घूर्णन गति, यानी अपने रोटेशन को ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी और रोटेशन को कम करेंगे तो वोल्टेज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो सीधी सीधी बात होती है कि जो स्थायी चुंबक वाले जो जनरेटर या फिर डायनमो होता है वो ओनली फॉर घूर्णन गति पर क्या होती है, उसकी वोल्टेज डिपेंड करती है। अगर उनकी घूर्णन गति का मान ज़्यादा है तो वोल्टेज का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद में ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, खत्म होता जाता है, ठीक है। और ये कुछ क्या होते हैं, इसके अवगुण होते हैं। और इनकी जो ध्रुवता होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, यानी एन पोल और एस पोल इनको अपनी ध्रुवता को अपने चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्थायी चुंबक के आधार पर जनरेटर और इसके कुछ अवगुण थे। अब बात करते हैं अपने विद्युत चुंबक के आधार पर। विद्युत चुंबक के आधार पर विद्युत चुंबक के आधार पर मैंने बताया था कि जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर और एक होता है स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। यानी पृथक, सबसे पहले अपने बात करते हैं पृथक की। अपना A नंबर पॉइंट क्या है, पृथक।
उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र का मतलब होता है कि इस जनरेटर के अंदर बाहरी सोर्स से क्या लिया जाता है कि वोल्टेज ली जाती है, जैसे कि ये फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है और यहाँ पर क्या होता है कि बाहरी डीसी सोर्स से क्या होता है लगा दिया जाता है और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है। ये तो होगी फील्ड वाइंडिंग F1 और ये हो गया F2। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि आर्मेचर, यहाँ पर लगा दिया जाता है एक लोड, ये हो गया A1 और A2। यानी इस प्रकार का जो जनरेटर है वो पृथक उत्तेजित कहलाएगा। यानी जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या होता है कि अलग से बैटरी लगाई गई है, यहाँ पर बाहरी सोर्स लगाया गया है और इसलिए ये क्या कहलाता है, और ये लगाया गया रियोस्टेट। ये क्या काम करता है कि धारा को कम ज़्यादा करता है, यानी धारा कम ज़्यादा होगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कम ज़्यादा होगा और जिसके कारण क्या वोल्टेज भी क्या होगी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था पृथक उत्तेजित जनित्र। यानी पृथक का मतलब क्या है कि बाहर से किसी भी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देना है। कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई से, तो वो क्या कहलाता है? पृथक उत्तेजित जनित्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसके जो कुछ पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि ये जो पृथक उत्तेजित जनित्र होता है इसका जो फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर वाइंडिंग से कोई भी वैद्युतीय संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये अलग होता है और ये क्या होती है? अलग होती है। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट की कि इसको बैटरी या फिर बाहरी सोर्स से यूज़ किया जाता है, यानी डीसी सप्लाई की यूज़ की जाती है। यानी जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसको जो सप्लाई दी जाती है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए, तो डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। या फिर अपने कह सकते हैं कि डीसी सप्लाई 8 वोल्ट भी हो सकती है, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट तक की किस डीसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। सेल से दे सकते हैं, सेल या फिर बैटरी से दे सकते हैं या फिर अपने रेक्टिफायर लगाकर डीसी प्रदान कर सकते हैं। यानी मेनली बात किया जाए कि फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डीसी सप्लाई से जोड़ना चाहिए और इसकी जो ध्रुवता है उसको अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एस पोल बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? एन पोल बन रहा है। तो मैं इसकी जो बैटरी को ध्रुवता चेंज कर दूंगा, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो क्या होगा कि यहाँ पर कौन सा पोल आ गया? एन पोल आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? एस पोल आ गया। तो इस प्रकार के जनरेटर की ध्रुवता क्या की जा सकती है? चेंज की जा सकती है। और उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी जो वोल्टेज होती है इस प्रकार के जनरेटर की, वो यहाँ पर फील्ड फ्लक्स पर क्या करती है? डिपेंड करती है। अगर फील्ड फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी मान ज़्यादा होगा और फील्ड फ्लक्स का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान भी कम होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इन जनरेटर होते हैं इनके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का कोई रोल नहीं होता है। ये बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के क्या करते हैं? वोल्टेज जनरेट करते हैं, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें क्या होता है कि डीसी सप्लाई से बाहरी कोई सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बनाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र बनाना स्टार्ट कर देंगे और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? ये आर्मेचर काटेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस आर्मेचर में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा और वो ईएमएफ क्या करेगा? लोड को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके अंदर क्या होता है कि जो इनकी जो फील्ड की जो वोल्टेज का मान है वो उत्पादित वोल्टेज मान से क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि वोल्टेज जो फील्ड फ्लक्स को जो वोल्टेज मिल रही है उसका मान क्या होता है? कम होता है और उत्पादित वोल्टेज का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये था पृथक उत्तेजित जनित्र। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर है स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में। स्व उत्तेजित जनित्र अगला पॉइंट है अपना। अगला जो पॉइंट है वो है कि डीसी यानी स्व उत्तेजित जनरेटर के बारे में। यानी इस जनरेटर, ये एक प्रकार का जो जनरेटर होता है, इनके अंदर क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से सुपर इनेमल कोपल वायर से की जाती है फील्ड पोलों पर, और इनका जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर लगा दिया जाता है एक आर्मेचर, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है? स्लिप रिंग या फिर कम्यूटेटर। अब इनका जो कनेक्शन, इनके जो सेकंड सिरे होते हैं उनको क्या होता है? कार्बन ब्रश यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। पृथक उत्तेजित का मतलब होता है कि इसको यहाँ पर प्राइम मूवर लगा दिया गया है। जैसे ही क्या होगा
कि प्राइम मूवर की सहायता से घूमेगा तो आर्मेचर भी क्या करना है, घूर्णन गति स्टार्ट कर देगा। और इन फील्ड पोलों के अंदर क्या होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, चुंबकन या फिर विचुंबकन के आधार पर क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेज होते हैं। और वो किस कारण से होते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। कोई भी जैसे कि कॉइल होती है, अगर इस कॉइल को मैं डीसी सप्लाई से जोड़ दूंगा तो ये क्या बनाएगी, एक एन पोल और एक एस पोल बनाएगी। जैसे क्या होगा कि मैं इसका मान को शून्य कर दूंगा, यानी सप्लाई का मान शून्य कर दूंगा, तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, कुछ अवशिष्ट रह जाएगा, यानी कुछ क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। उसी को बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कोई भी कुंडली को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वह चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी, और जैसे ही सप्लाई को हटा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 कभी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते हैं। उसी को बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व या फिर रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म कहते हैं। और इसी रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म के कारण क्या होता है कि ये जो स्वयं उत्तेजित जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या होगा कि ये वोल्टेज बनाएंगे, और उस अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा जो वोल्टेज बनती है वो होती है 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट होती है स्टार्टिंग की वोल्टेज। जैसे 3 वोल्ट होती है, ये वापस क्या आ जाएगी, इनके अंदर जाएगी, और यहाँ से क्या होता है कि जैसे फील्ड पोल में फिर से यही वोल्टेज क्या करेगी, रिकवर होगी। और रिकवर होने से कारण क्या होगा कि फील्ड पोल थोड़ा सा अवशिष्ट चुंबकत्व से क्या है 6 वोल्ट बना रहे थे, उससे क्या होगा, कुछ तो अवशिष्ट चुंबकत्व और कुछ इस धारा के कारण क्या होगा, फ्लक्स जुड़ जाएगा। तो अवशिष्ट चुंबकत्व और इसके द्वारा बनाया गया फ्लक्स दोनों जुड़ जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा कि कुछ वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी मान लेते हैं कि 10 वोल्ट होगी, फिर 10 वोल्ट वापस जाएगी, फिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, फिर क्या होगा कि ये छेदन करेंगे जिस कारण वोल्टेज का मान बढ़ा। ऐसे करते ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक क्या होता है, ये पोल जो फील्ड पोल है यानी ये विद्युत चुंबक है, ये क्या हो जाए, संतृप्त न हो जाए। संतृप्त का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल को आप सप्लाई देते रहो तो वो क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बनाते रहेंगे, इनका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता रहेगा। जैसे सप्लाई का मान बढ़ेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ेगा चाहे आप सप्लाई का मान बढ़ाते रहो। उस स्थिति को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट यानी संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था में आते ही जनरेटर क्या करेंगे कि यहाँ पर कि आप वोल्टेज देते रहो, फिर ये चुंबकीय फ्लक्स का मान निर्माण नहीं करेंगे। तब क्या होगा कि ये जो बनाएगी जो वोल्टेज है वो क्या होगी, लोड को वितरित होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी लोड को क्या होगी, वो वोल्टेज मिलने लगेगी। तो ये होता है स्व उत्तेजित जनरेटर, यानी स्व का मतलब होता है कि खुद का अवशिष्ट चुंबकत्व यूज करके ये क्या करते हैं कि वोल्टेज जनरेट करते हैं। और इनका जो अवशिष्ट चुंबकत्व मेन रोल होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा ये वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते। और जो पृथक उत्तेजित था उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि उसे बाहरी डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है, बल्कि इसको कोई भी बाहरी डीसी सोर्स से नहीं जोड़ा जाता। और आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या होता है, विद्युतीय संबंध होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और पृथक उत्तेजित में ऐसा कुछ नहीं होता है, और इन्हें कोई भी बाहरी डीसी सोर्स से चार्ज या फिर इसको सोर्स से सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि जैसे ही जनरेटर जब बनाया जाता है तो उसको एक बार स्टार्टिंग के अंदर क्या हो जाता है कि फील्ड फ्लैक्सिंग क्या होता है कि फील्ड फ्लैक्सिंग वो होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व बनाए रखने के लिए क्या होता है कि डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है सप्लाई को, उसको बोलते हैं फील्ड फ्लैक्सिंग। ठीक है, उसके बाद में जस्ट क्या होगा कि फील्ड फ्लैक्सिंग की अगर बात की जाए कि अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए सप्लाई या फिर सोर्स से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो अगला जो पॉइंट है वो है कि इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। इनका जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या होता है, वोल्टेज निर्माण करते हैं, और इन्हीं पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी ये वोल्टेज दो पर डिपेंड करती है। पहली बात करते हैं कि फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करती है, और उसके बाद में क्या करती है, रोटेशन यानी घूर्णन गति, दोनों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मैं फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा कि इनमें चुंबकीय बल का मान छेदन होगा, जिसके कारण क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। अब क्या होगा कि रोटेशन की बात करूं कि गति का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ईएमएफ चुंबकीय छेदन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ईएमएफ का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या करते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं। अब कुछ पॉइंट है कि अवशिष्ट चुंबकत्व
समाप्त कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि काफ़ी टाइम बाद अगर अपने जनरेटर यूज़ नहीं किया गया है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि अगर अपने जनरेटर को ज़्यादा लोड पे चला रहे हैं या फिर जनरेटर ज़्यादा हीटिंग कर रहा है तो उनके कारण क्या होगा कि उनका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है। और अवशिष्ट इनको क्या होता है कि एक बार जब जनरेटर का फील्ड पोल बनाए जाते हैं उनको एक बार क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। उनको चार्ज कारण क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके जो अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए इनको क्या होता है, एक बार चार्ज किया जाता है। अगर इनको अपने चार्ज नहीं करेंगे या फिर अपने ना ही इसके यूज़ में लेते आ रहे हैं तो ये क्या होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व धीरे धीरे क्या होगा, समय के अनुसार समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर अपने जनरेटर के अंदर वोल्टेज बनाएंगे या फिर इसको रोटेट करेंगे तो अपने को कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है। तो स्व उत्तेजित के आधार पर जनरेटर का जो वर्गीकरण है वो फील्ड वाइंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र वाइंडिंग की जाती है फील्ड पोलों पर, इनके आधार पर जनरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग मैंने बताया था वो था कि श्रेणी जनरेटर। उसके बाद में बात करते हैं कि 2 नंबर कौन था शंट जनरेटर, और 3 नंबर था कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में रहेगी वो रहेगी सीरीज जनरेटर की नेक्स्ट क्लास रहेगी, यानी सीरीज जनरेटर किस तरीके से कार्य करता है और सीरीज जनरेटर इसको क्यों बोला जाता है और इसमें धारा और वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी और इसका जो वक्र है वो क्या रहेगा और इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।